नमस्कार साथियों। आज हम बहुत ही एक अहम मुद्दा है, आप पढ़ रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया हुआ है कि जब आप थाने जाते हैं, कई बार परिस्थितियां बन जाती हैं कि आपको थाने जाने की ज़रूरत पड़ती है, एफआईआर दर्ज कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में आप किन बातों का ध्यान रखें, क्या आपको ध्यान रखना चाहिए और क्या आपके राइट्स हैं। एफआईआर रजिस्टर्ड करते समय जो ख़ास बातें हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जितने साथी यहाँ पे जुड़ रहे हैं, और चूँकि ये मामला एफआईआर का है, आपके राइट से रिलेटेड है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसे अपने जो भी आप देख रहे हैं साथ में हमारे साथी, इसको शेयर करते जाएं ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिले कि जो उनके अधिकार हैं वो क्या हैं थाने में, किस तरह से थाने में जब भी वो एफआईआर दर्ज कराते हैं तो किन बातों का उनको ध्यान रखना है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए ताकि जितने लोग जुड़ सकें उनको इस बात की जानकारी मिल पाए कि उनके राइट्स क्या हैं और किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए। और एफआईआर में आपको ये जानना चाहिए कि जो भी कानून के पास जब आप जाते हैं तो जिस अपराध के लिए आप जा रहे हैं वो अपराध किस किस्म का है। सबसे पहली बात तो ये है। तो अपराध जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। जब भी आप थाने में जाते हैं और एफआईआर रजिस्टर्ड करते हैं तो एक तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है जो कि 154 सीआरपीसी के तहत दर्ज की जाती है। इसके अलावा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वो 155 सीआरपीसी। अब इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको सामान्य भाषा में बता देता हूँ। कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि गंभीर किस्म के अपराध। तो गंभीर किस्म के अपराध सेक्शन 154 सीआरपीसी, और जो उससे कम गंभीर किस्म के अपराध होते हैं वो 155 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया जाता है। इस दोनों में फ़र्क क्या है? जो मैंने आपको बताया पहले, कॉग्निजेबल ऑफेंस 154, जैसे मान लीजिए कि जिसमें गंभीर किस्म का कोई अपराध घटित हुआ हो तो उसमें पुलिस एफआईआर करने के बाद बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, एफआईआर करने के बाद बिना वारंट के पुलिस इसमें अरेस्ट कर सकती है। लेकिन जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी डिफेमेशन केस की बात करें हम, या फिर कहीं पब्लिक प्लेस पर न्यूसेंस की बात हो गई है, तो इसमें पुलिस जो है बिना वारंट के इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। कोर्ट से पहले कोर्ट में मजिस्ट्रेट उसमें ऑर्डर देंगे, उसके बाद ही उसमें आगे की कार्रवाई पुलिस कर सकती है। तो ये तो एक बेसिक फ़र्क हो गया। लेकिन जब आप थाने जाते हैं तो थाने में आपने अक्सर देखा होगा कि पहले हम सीआरपीसी की बात कर लेते हैं कि आपके राइट्स क्या हैं। 154 कॉग्निजेबल ऑफेंस जो कि गंभीर किस्म के अपराध हैं, उसमें अगर आप थाने जाते हैं तो थाने में जाने के बाद आप जो भी आप वहाँ कथन कहेंगे उस कथन को वहाँ पर सेक्शन 154 का सबसेक्शन 1 है, उसके तहत जो वहाँ पे थाने पे जो भी अधिकारी होंगे वो आपको सुनेंगे। आप मौखिक भी अपना कथन दे सकते हैं, लिखित में भी दे सकते हैं, और वो सुनने के बाद उसको रजिस्टर करेंगे, आपको साइन कॉपी देंगे, आपको एफआईआर की कॉपी देंगे। और इसके अलावा अगर वहाँ पर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप फिर उसमें 154 में सबसेक्शन 3 है, उसके तहत आप एसपी को राइटिंग में आप निवेदन लिखेंगे कि ऐसा ऐसा मैं थाने गया था, थाने में मैंने एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा और मेरी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं की गई है। तो आप शिकायत करेंगे एसपी को, और एसपी फिर खुद भी उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं या फिर वो संबंधित थाना अध्यक्ष जो हैं, एसएचओ जो हैं, उनको निर्देशित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि एसपी को देने के बाद भी नहीं हो तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप फिर कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने अपना आप आवेदन लगाएंगे कि उसमें पूरा प्रूफ देंगे कि भाई हम थाने गए थे, हम एसपी के पास गए, इन्होंने हमारी शिकायत के बाद भी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं की है, और 156 सबसेक्शन 3 के तहत कोर्ट उसमें ऑर्डर करेगा कि इसको दर्ज किया जाए। और इसके अलावा अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो कोर्ट फिर 155 सीआरपीसी के तहत ही ऑर्डर करेगी कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो ये आपको ध्यान रखने की बात है। ख़ास तौर से एक बात हमने ये देखी है कि जब भी आप थाने में एफआईआर करने जाते हैं
तो आपने देखा होगा कि वो जो पुलिस वाले जो बैठे रहते हैं वो आपसे बातचीत करते रहते हैं और वो कई बार वो कहते हैं कि इस चीज़ को लिखवा दीजिए, इस चीज़ को छोड़ दीजिए। आप अपने विवेक से देखिए कि क्या, क्योंकि ये बाद में डिस्प्यूट का मैटर बनता है। आप कहते हैं, आपका अक्सर ये आरोप होता है कि भाई हमने जो बहुत ही इसमें जो गंभीर किस्म की धाराएं लगनी थी वो नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि हमने तो अपने आवेदन में हमने पुलिस को सब कुछ साफ साफ बताया था कि ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने उसको दर्ज नहीं किया। तो आप जब भी एफआईआर कराने जाए तो मेरी सलाह यह है कि आप पहले उसको लिख लीजिए, जो भी सारा आपके साथ घटनाक्रम हुआ है उसको अच्छी तरह से लिख लीजिए। एक एविडेंस क्रिएट हो जाता है और थाने में उसकी एक कॉपी दीजिए, उसकी रिसीविंग जरूर लीजिए। यही काम जब भी आप एसपी ऑफिस में अगर उसके ऊपर जाते हैं शिकायत करने के लिए, आपकी एफआईआर पे कार्रवाई नहीं, तो एसपी ऑफिस में भी आप लिखित में आवेदन दीजिए, तो उसकी रिसिट जरूर रखिए, उसकी एक कॉपी पर वहां पे साइन करके, पावती बोलते हैं जिसे, रिसिट बोलते हैं, वो आप जरूर रखिए। ये इसीलिए क्योंकि बाद में देखिए आपका केस कोर्ट में भी जाएगा, क्या चीज़ें आपने कही है उसका एक प्रूफ, एक एविडेंस आपके पास होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सीआरपीसी की 154 के तहत जब आप कॉग्निजेबल ऑफेंस, गंभीर किस्म के अपराध को दर्ज कराने के लिए थाने जा रहे हैं, तो वहाँ पर जा कर के आप हमेशा इस चीज़ को देखिए कि जो राइटिंग में आपने जो अपराध अपना दिया हुआ है उस हिसाब से वहाँ पर एफआईआर दर्ज हो रही कि नहीं हो रही है। फिर बाद में आप कोर्ट में भी जब मान लीजिए कि पुलिस रिफ्यूज़ कर देती है कि वो उसको दर्ज ही नहीं करे, या उसमें कई घटनाक्रम में वो धाराएं जो हैं वो डाइल्यूट कर देते हैं या फिर उसको दर्ज नहीं करते हैं, तो उसके बाद आप कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं, कोर्ट को बता सकते हैं कि देखिए घटनाक्रम के अनुसार हमने पहले पुलिस को सूचित किया था, लिखित में हमारे पास इसका प्रूफ है कि ये सब कुछ हमारे साथ गठित हुआ था, लेकिन एफआईआर जो रजिस्टर की गई है, एफआईआर में पुलिस ने ये ऐसा लिखा हुआ है। तो उसमें आप जब भी एफआईआर पढ़ने के लिए आपको बोला जाएगा 154 सीआरपीसी के तहत, उसमें प्रोविज़न है कि वो जो थाने में जो भी आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे वो आपको पढ़ के सुनाएंगे। आप मौखिक भी दे सकते हैं, अगर आपको पढ़ना नहीं जानते हैं, अनपढ़ हैं आप, तो आप मौखिक भी आप उनको बता सकते हैं और उनको वो उसको रिकॉर्ड करेंगे, राइटिंग में रिकॉर्ड करेंगे और फिर आपको पढ़ के सुनाएंगे। और आप दबाव में आके कभी काम मत करिए। पुलिस, अक्सर आप पुलिस को देखकर दबाव में आ जाते हैं कि भाई मुझे अब पुलिस ने बोल दिया है, मुझे यहाँ पे साइन करना पड़ेगा। नहीं, ये ऐसा मत करिए, क्योंकि एक बार आपने अगर एफआईआर कराते समय उसमें अगर आपने पहले ही आपका केस कमज़ोर हो गया तो वो हमेशा बाद में भी आपको दिक्कत का सबब बनेगा। बाद में जब भी आप उसको कोर्ट में ले जाएंगे, कोर्ट में आप धाराएं बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो हमेशा वो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो एक्यूज के साथ रहेगा और उसमें आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए किसी पुलिस वाले के कहने पर एकदम से दबाव में ना आए और आप अपने राइट्स को जानिए। राइट्स क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ललिता कुमारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि एफआईआर मैंडेटरी है। आप अगर किसी भी थाने में जाते हैं तो एफआईआर करना मैंडेटरी है पुलिस वालों के लिए। अरेस्ट करना मैंडेटरी नहीं है। अरेस्ट के लिए पहले पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके बाद फिर अरेस्ट का जो आगे जो प्रोसीजर होगा उसको पुलिस फॉलो करती है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस, उसके बाद ही करती है। तो इसीलिए यह आपको जानना जरूरी है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि एफआईआर करना मैंडेटरी है। तो आप इस चीज़ को जानिए। अगर कोई पुलिस वाला, थाने वाला अगर आपको कहता है कि एफआईआर नहीं होगी तो ये गलत है, आपके राइट्स का हनन है। आप उसमें उस अधिकारी के विरुद्ध आप शिकायत कर सकते हैं और साथ में कोशिश ये करिए कि अगर थाने में आवेदन लिया जाता है उस आवेदन का आप रिकॉर्ड रखिए। अब उस आवेदन की कॉपी, उस पर क्या कार्रवाई हुई है, बाद में आप चाहें तो एक आरटीआई भी लगा सकते हैं और उसमें उस आवेदन की कॉपी लगा करके उसमें आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि हमने ये आवेदन दिनांक इतने इतने को दिया था, इस पर क्या कार्रवाई की गई है उसकी जानकारी दीजिए। तो वो जानकारी आप आरटीआई के तहत भी ले सकते हैं। कई राज्यों में जो पुलिस विभाग में जो थाने होते हैं, थानों में जैसे मध्य प्रदेश राज्य की बात करूं तो मध्य प्रदेश राज्य में जो थाने होते हैं वहाँ पे जो टीआई होते हैं, यहाँ पे टाउन इंस्पेक्टर बोलते हैं, उनको लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी का दर्जा मिला हुआ है, दिया है। तो वहाँ पर आप आरटीआई लगा सकते हैं और उनसे जो भी आपने कंप्लेंट की है उस कंप्लेंट के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। इवन थाने में सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है। सीसीटीवी कैमरे में अगर कई बार लोग एविडेंस के तौर पर उसको लेना चाहते हैं कि हम इतनी तारीख को हम इतने बजे गए थे, तो आप उसमें भी आप उसको आरटीआई के तहत वो रिकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, अपनी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं कि आप
आपसे संबंधित जो रिकॉर्डिंग है वो आप प्राप्त कर सकते हैं थाने में। और आवेदन करते समय, उस समय सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग लेते समय आप हमेशा उसमें तुरंत तत्काल ये लगाइए, क्योंकि ये शेल्फ लाइफ इनकी बहुत कम होती है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को नष्ट कर दिया जाता है, डिफ़ॉल्ट नष्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए आप उसमें जैसे ही आपके साथ अगर मान लीजिए कि घटना 2-3 दिन पुरानी है और आपने तुरंत तत्काल सीसीटीवी के लिए लगा दिया है, तो आपको वो फुटेज आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसमें आपको साथ में लिखना भी होगा कि इस फुटेज को, जब तक इस प्रकरण का निराकरण नहीं होता है, इस फुटेज को नष्ट ना किया जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है। और सीसीटीवी के लिए ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले आ चुके हैं, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मैंडेटरी है थानों में जो सीसीटीवी है उसको लगाया जाना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें जो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं वापस रिकैप कर देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। थाने में आप कभी दबाव में ना आए। ऐसे आप जब भी एफआईआर कराने जाए उसमें देख लें कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो 154 सीआरपीसी के तहत ये एफआईआर दर्ज की जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट एफआईआर की कॉपी जो होती है वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ये ऑलरेडी 154 सीआरपीसी का ही पार्ट है। ये लिखा हुआ है कानून में कि आपको एफआईआर की कॉपी दी जाएगी। एफआईआर की कॉपी नहीं मिलती है तो आप आरटीआई के तहत भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये आपका राइट है। आप इसमें अगर आपके साथ ये राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप उस संबंधित जो भी थाने वाला है उसकी आप शिकायत करिए, एसपी ऑफिस में शिकायत करिए, आईजी ऑफिस में शिकायत करिए, लिखित में शिकायत करिए आप, और उनको बताइए कि इस तरह से हमें एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी गई है। और उसमें कहिए कि डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी का मामला है, एज पर ड्यूटी उनको ये कॉपी देनी थी तो इन्होंने नहीं दे करके अपने कर्तव्यों की अवहेलना की है और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ये आप डिमांड करिए और यहीं पे मत रुकिए। आप उसके बाद उस आवेदन शिकायत देने के बाद आप एक आरटीआई लगाइए, 10 रुपये की रसीद जमा करिए और उसमें लिखिए कि मैंने फला फला दिन को ये शिकायत की थी। इस शिकायत पर एसपी महोदय या आईजी महोदय ने क्या कार्रवाई की है वो कार्रवाई बताइए, उसकी जानकारी दी जाए। तो इस तरह से आप पुलिस में जो भी आप कार्रवाई होती है लोगों को आप अकाउंटेबल बना सकते हैं। और जो लोग अभी जुड़ चुके हैं उनसे मैं कहूँगा कि इस लाइव को आप शेयर करें ताकि जो आपके जो साथी हैं, जो आपका जो ग्रुप है और हमारे समाज में जो लोग हैं वो अपनी राइट्स को लेकर के अवेयर हों, उनको मालूम हो कि थाने में आप किस तरह से डील करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। मेरे सामने कई इस तरह के केसेस आते हैं और अभी हाल में एक केस आया है जिसमें एक ग्रामीण इसका मामला था और उसमें रीवा जिले का ही मामला था। उसमें एक किसान ने एक एफआईआर दी थी, रास्ता रोक लिया था, उसको लेकर के उन्होंने एक एफआईआर के लिए उन्होंने आवेदन दिया था। अब आवेदन किसी ने ले लिया, उसके बाद आरटीआई के तहत उसने जानकारी मांगी कि मेरी इस शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई। तो एसपी ऑफिस से उसमें उन्होंने ये कहा है कि इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। हमने थाने में पूछा और थाने ने भी कहा है कि इस तरह का कोई शिकायत पत्र उपलब्ध नहीं है और इसमें कोई जानकारी नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के ये तमाम चीज़ें सामने आई। लेकिन जब हमने उसमें आरटीआई एप्लीकेंट को बुलाया, हमने कहा कि भाई आपकी शिकायत तो गई नहीं है थाने में, तो वो आरटीआई एप्लीकेंट बहुत ही होशियार था। उन्होंने एक अच्छी समझदारी का काम ये किया था कि उन्होंने अपने पास एक जो आवेदन दिया था वहाँ पे थाने में, उसकी एक कॉपी उन्होंने अपने पास रख ली थी साइन करा करके। तो उसमें हमें उसका नाम मिल गया जो वहाँ पे पुलिस अधिकारी था जिसने वो कॉपी रिसीव की थी। तो मेरा ये कहना है कि मान लीजिए कि ये कोई एक गंभीर किस्म का अपराध होता और जहाँ पर आपने इस तरह के आपने आवेदन ले लिया है किसी व्यक्ति से और उस पर एफआईआर रजिस्टर नहीं की या कोई कार्रवाई नहीं की है, तो वो थाने में रोजनामचे में उसको दर्ज होना चाहिए था। वहाँ पे रोज की कार्रवाई का एक रजिस्टर होती है, डायरी मेंटेन होती है, उसमें वो दर्ज होना चाहिए था, लेकिन वहाँ भी दर्ज नहीं है। तो इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति ने शिकायत ली उसने उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी का मामला है। ऐसे मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई हो सकती है पुलिस अधिकारियों के खिलाफ। जो भी पुलिस अधिकारी ये करता है ये गैरकानूनी है। थाने में कोई भी अगर शिकायत आती है, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसको रजिस्टर करना मैंडेटरी है, एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है। दूसरा, अगर कोई ऐसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की भी शिकायत आती है तो वो डायरी में दर्ज होनी चाहिए, या कोई भी शिकायत आती है वो डायरी में दर्ज होनी चाहिए। इस तरह की जो व्यवस्था होती है थाने में, कल को मान लीजिए कि
अगर आप कुछ कहेंगे कि ऐसे तो ढेर सारी शिकायतें आती हैं तो ये रखना कितना ज़रूरी है, तो मैं आपको इसको बताता हूँ कि ये रखना बेहद ज़रूरी है ये रिकॉर्ड। क्योंकि मान लीजिए कि कल को कोई एक व्यक्ति आता है, वो शिकायत लेकर के आता है कि मुझे मेरी जान का खतरा है, और उस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, अगले दिन उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है, तो फिर क्या होगा। इसीलिए हर शिकायत का रिकॉर्ड रखना मैंडेटरी है कि शिकायत आई, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई, क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। और रिकॉर्ड जो है आप आरटीआई के तहत भी ले सकते हैं। तो ये अभी जो हमने फिर उसमें अधिकारियों को कहा है, उस जो आरटीआई की बात जो हम कह रहे थे, जिसमें एक किसान ने अपनी जानकारी मांगी थी अपने एफआईआर से संबंधित, तो हमने फिर पुलिस एसपी को हमने वहाँ पर निर्देशित किया है कि आप इसमें जो भी कार्रवाई है, जो भी आपकी इसमें आपने पुलिस थाने में जिसकी डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी का मामला बन रहा है, जिस भी अधिकारी ने ये रिसीव किया है, उसके अगेंस्ट एक्शन इनिशिएट किया जाए, इसको इन्वेस्टिगेट करके उसके अगेंस्ट एक्शन इनिशिएट किया जाए, ये हमने निर्देशित किया है। तो मेरा ये कहना है, अभी कुछ लोग और जुड़ गए हैं, तो मैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको शेयर करें, ताकि आपके साथ जितने लोग हैं, बाकी लोग हैं, उन लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी मालूम पड़ सके कि एफआईआर करते समय किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। तो मैं बता रहा था कि आप 154 सीआरपीसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो भी आप एफआईआर दर्ज करते हैं, आप मौखिक बता सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि मौखिक से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इसमें राइटिंग में आप कंप्लेन करें, ताकि आपकी सारी बातें उसमें आ जाए और कोई ऐसा पहलू छूटे नहीं जिसमें आपको बाद में दिक्कत हो। तो इसके अलावा अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हैं तो आप एसपी के पास राइटिंग में निवेदन करेंगे कि, और शिकायत करेंगे इनफैक्ट आप, कि ये जो अधिकारी हैं ये इन्होंने जानबूझ करके हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं की है। और ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ललिता कुमारी वाले केस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने साफ किया है कि एफआईआर रजिस्टर होना मैंडेटरी है। तो ये आपका राइट है, और ये हमेशा आप उसमें जो भी अधिकारी आपको मना करते हैं, आप उनकी शिकायत कर सकते हैं, और शिकायत करने के बाद आप आरटीआई के तहत जानकारी ले सकते हैं कि उस शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप थाने जाएं, थाने में आप अपना एविडेंस रखिए अपने पास कि आप थाने गए, आपने ये शिकायत आवेदन पत्र दिया है, उसका आप रिसिप्ट ले लीजिए। वहाँ बाबू बैठा रहता है, उस पर सील साइन करा करके उससे हमेशा रिसिप्ट ले लीजिए कि ये उनको डिलीवर हुआ है। तो उसके अलावा एसपी ऑफिस में भी शिकायत दें, वहाँ भी आप ध्यान रखिए कि जो भी आप उनको शिकायत देते हैं, हमेशा 2 कॉपीज लेके जाइए। एक कॉपी अपने पास रखिए, उनको बोलिए कि इसकी रिसीप्ट दे दीजिए, हमको रिसीविंग करके दे दीजिए, तो वो वहीं पर वो पावती दे देते हैं आपको, उस पर एक कॉपी अपने पास रख लेंगे, एक कॉपी आपको दे देंगे। ये बाद में फर्दर जब आप कोर्ट में जाते हैं या कहीं और इसमें आपको इंक्वायरी करनी हो उस मैटर को लेकर के, या फिर वो अधिकारी को आप बताने जाएंगे या उसके ऊपर अधिकारी को आप शिकायत करेंगे कि मान लीजिए एसपी लेवल पे भी वो जानकारी को उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, तो आप उसके ऊपर जाएंगे और बताएंगे कि साहब ये इस तरह से इसमें कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो इसमें इसीलिए शिकायत करते समय आपको अपने पास उसका प्रूफ एक रखना होगा कि आपने क्या शिकायत की थी, और उसके बाद आप चाहें तो उस शिकायत की जानकारी आप आरटीआई के तहत दायर करके ले सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि थाने में 2 तरह के ऑफेंस को लेकर के, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको, बहुत ही ऐसी सिंपल धाराएं, आप खुद मतलब साथ में रहते रहते मुझे लगता है कि आप लोग भी जो हैं वो आधे वकील हो जाएंगे, धाराओं को याद करेंगे। और ये धाराएं जरूरी हैं, आप लोगों को जानने के लिए जरूरी है, सब लोगों के जानने के लिए जरूरी हैं। ये इसमें 154 सीआरपीसी जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होता है, गंभीर किस्म के अपराध के लिए होता है, और 155 सीआरपीसी उससे जो कम गंभीर किस्म के अपराध होते हैं, जिसे हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, उसके लिए होता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस वारंट इशू नहीं कर सकता है, पुलिस उसमें किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता है बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर हुए। मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा, उसके बाद ही पुलिस उसमें कार्रवाई कर सकती है। तो ये कुछ खास बातें हैं। और इसमें इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं लाइव में। इसमें एडवोकेट राघवेंद्र जी शर्मा, उत्तर प्रदेश में जन सूचना अधिकारी नहीं सुनते हैं। देखिए, जन सूचना अधिकारी कई जगह नहीं सुनते हैं, लेकिन इसीलिए तो कानून में प्रोविज़न है
RTI एक्ट में कि आप उनके विरुद्ध जो है 25,000 का जुर्माना लगवा सकें। और जिशान भी यहाँ पर जुड़े हैं, मैं जिशान जी को भी देख पा रहा हूँ और भी कुछ लोग हैं। इनफैक्ट इसमें अगर आपके अगर कोई सवाल हो अगर FIR से रिलेटेड अगर इसमें, तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि हम इस पर बातचीत करें। या इसके अलावा आपके कोई और सवाल हैं, आपको लगता है कि नहीं इसमें जानकारी आपको चाहिए, तो आप मुझे बताइए और मैं उसमें आपको जानकारी अवेलेबल करवाने की कोशिश करूँगा। और नरेंद्र प्रकाश चौहान जी नमस्कार, देवेंद्र सागवन जी थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, अश्वनी निगम जी, डॉक्टर संतोष कुमार अंबेडकर जी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और आप इसको शेयर जरूर करिए ताकि लोगों को इसमें इंफॉर्मेशन मिल सके। जिशान पूछ रहे हैं कि सर अगर कंप्लेंट की रिसीविंग ना दे तो, देखिए कंप्लेंट की रिसीविंग ना दे तो फिर ये अगर एक तरह से बिल्कुल एडमेंट रवैया अगर हो जाए, मतलब अधिकारी बोले, पुलिस अधिकारी कि जाओ हम कंप्लेंट भी नहीं लेंगे, भागो यहाँ से, तो जैसा मैंने कहा कि FIR रजिस्टर करने के लिए 154 CRPC में ही प्रोविजन है कि 154 CRPC का सबसेक्शन 3 देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि आप SP को फिर राइटिंग में निवेदन करेंगे। तो आप राइटिंग में निवेदन करिए उनको, वहाँ आप कंप्लेंट की कॉपी दीजिए, वहाँ पर अपनी शिकायत दीजिए। और अगर कोई अधिकारी आपकी कंप्लेंट नहीं लेता है तो आप उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट में आपके पास एविडेंस रहेगा, उसकी पावती होती है, लेकिन रजिस्टर्ड पोस्ट में एक खास बात ध्यान रखिएगा, जब भी रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें 5-6 दिन बाद जब भी रजिस्टर्ड पोस्ट डिलीवर हो जाती है तो ट्रैक रिपोर्ट से उसकी कॉपी, ट्रैक रिपोर्ट की कॉपी जरूर निकाल लीजिए, जिसमें पूरा उसमें ट्रैक रहता है कि ये इतनी तारीख को इतने बजे यहाँ पोस्ट रिसीव हुआ है। क्योंकि बाद में जब आप कोर्ट में जाएंगे अपनी FIR रजिस्टर कराने के लिए, मजिस्ट्रेट के पास पावर है 156(3) के तहत वो उसमें ऑर्डर निकालेंगे, उस FIR रजिस्टर करने के लिए संबंधित थाने को वो निर्देशित कर सकते हैं मजिस्ट्रेट डायरेक्ट। इसीलिए दैनिक दस्तक नमस्कार, सतवीर सिंह निगम जय हिंद, अश्वनी निगम पूछ रहे हैं कि सर CRPC 155 में पुलिस एक्शन क्यों नहीं करती है। देखिए पुलिस के पास इन्वेस्टिगेट करने की पावर नहीं है, उसमें पुलिस 155 CRPC जो होती है वो उतना गंभीर किस्म का नहीं है, उसमें पावर नहीं है पुलिस के पास। तो पुलिस कोर्ट के पास जाती है, कोर्ट ऑर्डर करती है, कोर्ट अगर कहती है कि नहीं ठीक है इसमें आप कोर्ट के पास जाते हैं और कोर्ट अगर कहती है कि नहीं इसमें केस को रजिस्टर्ड किया जाए और इसमें वारंट निकाला जाए और इसमें एक्शन लिया जाए, तो उसके बाद ही उसमें इन्वेस्टिगेट पुलिस कर सकती है। इसमें पुलिस के पास विदाउट वारंट अरेस्ट करने की पावर नहीं है। सतवीर सिंह निगम जी को मैंने बता दिया है कि थाने प्रार्थना पत्र लेके रख लेते हैं, यही बात है, ये आपको नहीं करना है। इसमें आप अड़िए वहां पर, देखिए ऐसा है, आप अपने राइट्स को जानिए और इसमें अच्छी तरह से जानिए कि अगर इस तरह से कोई पुलिस वाला आपको परेशान करता है कि रिसीविंग नहीं ले, तो आपको थोड़ा अपने लिए आवाज उठानी होगी, खुद ही उठना पड़ेगा। आप लोगों के साथ जाइए वहां पर, आपको खुद अकेले में डर लगता है क्योंकि पुलिस वालों से कई लोग घबराते हैं, तो अब कुछ लोगों के साथ जाइए जो आपकी पहचान के, उनके साथ जाइए और उनको कहिए कि भाई ये हमने कंप्लेंट की कॉपी, इसकी रिसीविंग दीजिए। रिसीविंग नहीं देते हैं तो फिर आप उनकी शिकायत ऊपर अधिकारी से कर सकते हैं, उसमें आप स्पेशली मेंशन करिए उस आदमी का जो रिसीविंग देने से जिसने मना कर दिया, जिसने कंप्लेंट लेने से मना कर दिया, उसकी आप उसके नाम से शिकायत करिए और उसके अगेंस्ट शिकायत करके आप SP ऑफिस में आप कहिए कि नहीं मुझे अपनी शिकायत इसमें इन्होंने मेरे साथ गलत किया है, ये इनकी ड्यूटी है। आप समझ लीजिए, मैं पहली बात तो ये है कि आपको ये समझना होगा कि कानून क्या कहता है। कानून में 154 CRPC बहुत साफ है कि वो पुलिस अधिकारी की ड्यूटी है कि आपकी कंप्लेंट पर FIR रजिस्टर करे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि आपकी शिकायत पर FIR रजिस्टर करें। अब कोई अधिकारी अगर कानून तोड़ रहा है तो आप क्या करेंगे, तो आप उसके विरुद्ध शिकायत करेंगे कि इन्होंने कानून तोड़ा है, इन्होंने नियम तोड़ा है, और उसको लिखेंगे कि इसीलिए इनके खिलाफ जो अनुशासनिक कार्रवाई है, डिसिप्लिनरी एक्शन है, पुलिस विभाग वो इनिशिएट करें।
और इस तरह से आप उनके अगेंस्ट एक्शन करवाइए, और एक दो के खिलाफ एक्शन जब होगा तो फिर उसमें उनको दिक्कत होगी। और इसीलिए वहाँ पर जब भी आप जाएं तो वो सारे लोग जो हैं आप जब लेकर जाएं तो उनके साथ जाएं, अगर आपको डर लगता है तो। डॉक्टर संतोष कुमार अंबेडकर, ये ग्रामोदय विश्वविद्यालय की जानकारी। आप अगर चाहे तो आप मेरे ऑफिस में कांटेक्ट कर लीजिए संतोष कुमार जी, आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा ये खास बातें हैं थाने में, खास तौर से जब भी आप जाएं तो इन बातों का खास ख्याल रखें। दबाव में आके काम ना करें, कहीं भी ऐसी जगह पे साइन ना करें सादे कागज पे। एक और चीज़, ये कागजी कार्रवाई के नाम पर कई बार पुलिस वाले कहते हैं कि ये हम इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे, तो 2-3 जगह साइन करा लेते हैं सादे कागज पर, खाली कागज पे, और उसके बाद वो कुछ लिख देते हैं। तो हमेशा याद रखिए सादे कागज पर कहीं साइन नहीं करने हैं। जहां भी साइन कर रहे हैं वो साइन का मकसद क्या है इसको देख लीजिए। आवेदन के नीचे, जिस भी आवेदन के नीचे साइन कर रहे हैं तो वो आवेदन पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद ही उस पर साइन करिए। अगर चीज़ें उसमें सही लिखी हुई हैं, आपके मुताबिक हैं, तो ही आप साइन करिए। दबाव में आकर के ऐसे कहीं साइन मत करिए, और कोरे कागज पे तो बिल्कुल भी साइन मत करिए। बाद में वही उस पर कुछ भी लिख करके आपके नाम से ही एक और वो एविडेंस सामने रख देंगे कि इन्होंने स्वयं मना कर दिया था जांच कराने से, तो ये दिक्कत होगी। इसीलिए किसी भी कोरे कागज पे आप अंगूठा ना लगाएं। अगर जो अनपढ़ हैं हमारे साथी लोग, जो लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो साइन ना करें। और अगर आप किसी चीज जगह साइन कर रहे हैं, जैसे साइड में साइन कराते हैं, तो उसमें लिख दीजिए कि उपस्थिति उसके किस चीज के लिए साइन करा रहे हैं। भाई आप ये भी मेंशन होना चाहिए ना उस पर, तो उसमें लिख दीजिए आज यहाँ उपस्थित हुआ और फिर साइन कर दिया। अगर तो लेकिन कोरे कागज पे कभी नहीं साइन करना चाहिए। हमेशा कागज पे उनको बोलिए, आप बोलिए कि मेरे पास समय है, आप लिख दीजिए, आप लिख के लाइए, हम साइन कर देंगे। लेकिन आप लोगों को खुद इसके लिए थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, और खुद अपने राइट्स को आप जानेंगे, उसमें आप एक्शन लेंगे, तो फिर थोड़ा सा दबाव बनता है। अदरवाइज ये व्यवस्था बदलने में बहुत मुश्किल आएगी। अतुल रक्षम मारक हैं, वो कह रहे हैं कि 2 बार अपील हियरिंग हुई है लेकिन पेनल्टी नहीं लगाई है। देखिए, अगर अपील की सुनवाई हो चुकी है और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन उसमें फैसला ले चुका है, तो उसके बाद आप अगर अपील के निराकरण से आप असंतुष्ट हैं, तो फिर आपके पास एक ही रास्ता है, आप कोर्ट जाएं, वो कोर्ट में अपनी बात रखें, उसमें बताएं कि इसमें ये जानकारी जो है ये इसमें हमने मांगी थी, और वो जानकारी मांगने के बावजूद इसमें नियमों को तोड़ा गया है, और उसके बावजूद जो लोक सूचना अधिकारी हैं उनको दंडित नहीं किया गया है। तो इस तरह से आप एक्शन इनिशिएट करवा सकते हैं। और चूंकि ये काफ़ी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ करीब काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, तो मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग इसको शेयर जरूर करें अपने अपने फेसबुक इस पर, ताकि बाकी जो लोग हैं वो अवेयर हो सके, कानून की जो बारीकियां हैं उससे अवेयर हो सके, लिखा पढ़ी जो होती है थाने में उसके बारे में किन बातों का ध्यान रखना है उसको लेके वो अवेयर हो सके। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि ये जानकारी जितने से ज़्यादा लोगों के पास जाएगी। हम लोग अपना अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं भी देखिए स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हूँ, मैं जब आता हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लाइव करने आता हूँ, तो मैं इसलिए आता हूँ दूसरे मुद्दों पर भी लाइव करने के लिए, ताकि जो जानकारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और लोग फिर अवेयर हो सकें। और मुझे लगता है कि ये मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ अगर आप में से एक आदमी भी थाने में जाके खड़ा हो जाता है, वो बोलता है कि हाँ साहब ये मेरा अधिकार है, मैं आपकी शिकायत कर दूंगा, आप ऐसा करेंगे गलत करेंगे तो, और फिर करिए उसमें शिकायत आप। सौरभ दुबे जी कुछ अपनी अपील प्रकरण को लेकर के
कुछ बता रहे हैं, लेकिन मैं इन सब बातों को सौरभ दुबे जी फिर कभी आपके जो वो सवाल हैं उनको मैं फिर कभी उठाऊंगा। और अंकित बंटवान फैन क्लब हैं, इसके अलावा रोहित राजपूत हैं। रोहित राजपूत जी ने बहुत इनोसेंट सवाल पूछा है। हालांकि हम लोग इसमें डील करते रहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि आरटीआई होता है क्या है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये आपका अधिकार है जानकारी लेने का। आप सरकार से कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं, जो भी रिकॉर्ड में दर्ज है, जो भी फाइलें हैं, जो भी शिकायतें, जो कार्रवाई हुई है, हर चीज़ की जानकारी आप ले सकते हैं जो जानकारी रिकॉर्ड में मौजूद है। और ये एक ऐसा एक्ट है कि मात्र अगर आप मान लीजिए कि आप गरीबी रेखा से नीचे हैं तो आपका एक भी रुपया आपको खर्च नहीं होगा। आपको सिर्फ आवेदन देना है, अपना साथ में जो गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र है वो आप लगाएंगे और उसमें आप जानकारी मांग लेंगे। लेकिन अगर आप गरीबी रेखा से ऊपर हैं तो आप 10 रुपये जमा करेंगे और 10 रुपये दे करके आप आरटीआई आवेदन लगाएंगे, और जिस अधिकारी के पास लगाएंगे वो लोक सूचना अधिकारी वहाँ पर नियुक्त होते हैं, वो आपको जानकारी निकाल करके देंगे उस विभाग की। तो हर विभाग में, गवर्नमेंट के हर सरकारी विभाग में लोक सूचना अधिकारी पदस्थ होते हैं। लोक सूचना अधिकारी जो हैं वो आरटीआई की जानकारी आपको देंगे, और इस तरह से आप 10 रुपये दे करके, खर्च करके, आप शासन के प्रत्येक विभाग को, प्रशासन को, सबको आप अकाउंटेबल बना सकते हैं। एएच कादरी जी कैसे हैं? संतोष कुमार सिंह जी, सत्यप्रकाश जी, संजय सिंह चंदेल जी। तो ये इन्फॉर्मेशन काम की इन्फॉर्मेशन है, और थाने में इसमें इनफैक्ट आप जब भी जाएं तो थाने में इस बात का ध्यान रखें कि जो आपकी कंप्लेंट है वो कंप्लेंट उसी फॉर्म में जो आपने कही है वही आप, जो आप बता रहे हैं वही आपके एफआईआर में रिकॉर्ड हुई हो तो आप उस पर साइन करिए, अन्यथा आप साइन मत करिए, आप मना कर दीजिए। और उसकी आप शिकायत भी करिए कि हमारी शिकायत आप ले नहीं रहे हो, और उनको भी बोल दीजिए कि अगर आप हमारी शिकायत में आप ये ऊपर नीचे करेंगे, कुछ छेड़छाड़ करेंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे, तो फिर हम आपकी शिकायत ऊपर भी करेंगे, एसपी साहब से शिकायत करेंगे। तो ये आप उसमें बताइए, थाने में जाकर के आप उसमें अपनी बात को रखिए। और जैसा मैंने कहा कि कोरे कागज़ पे कभी साइन ना करें। कोरे कागज़ पर अगर वो बोले भी तो उनको मना कर दीजिए। बजरंग लाल जी यहाँ जुड़े हैं, कृष्णा शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, शिव कुमार जी भी हैं। शिव कुमार जी बहुत नाराज़ रहते हैं। मनोज शर्मा जी हैं। तो गगन अग्रवाल जी भी हैं यहाँ पर। उनका कहना है कि 30 दिन में जानकारी देने का नियम है, लेकिन 30 दिन में तो पत्राचार शुरू किया जाता है। तो ये गलत है, 30 दिन में ऐसा नहीं करना चाहिए। 30 दिन में जानकारी पूरी की पूरी देनी होती है, ये नियम है। और इनफैक्ट पत्राचार शुरू किया है, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन देने लायक है तो कानून में जो अपेक्षा है, आरटीआई कानून में, वो बहुत ही स्पष्ट है कि 30 दिन के अंदर पूरी जानकारी दे देनी है। और नियम भी यही कहते हैं। नियम ने भी, अगर आप नियम पढ़ेंगे शासन के, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि वर्किंग डेज में, कितने वर्किंग डेज में क्या क्या कार्रवाई होगी और किस हिसाब से कार्रवाई होगी। नरसिंह राज पुरोहित जी, मयंक गुप्ता जी, भूपेंद्र केवट जी नमस्कार, सुमित यादव जी नमस्कार, कमल नारायण जी नमस्कार, एडवोकेट हाई कोर्ट। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी जो मैं बताना चाह रहा था। और जो मध्य प्रदेश से हैं उसमें उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पे सारे थाने जो हैं, जो भी टीआई होते हैं, वो सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं। इसका एक सर्कुलर
पीएचक्यू मतलब पुलिस हेडक्वार्टर्स मध्य प्रदेश के पीएचक्यू डिपार्टमेंट से निकला हुआ है और सभी व्यक्तियों को ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि थाने में आप आरटीआई लगा सकते हैं। और थाने में मैंने ही अभी एक आदेश दिया था, ये रीवा संभाग में मैं देख रहा था कि काफ़ी समय से वो थाने में टीआई आवेदन नहीं लेते थे, तो मैंने फिर वहाँ पर आईजी को निर्देशित किया था और उन्होंने उसमें आदेश वहाँ से जारी किए थे। और उसके बाद फिर सभी थाने में ये पत्राचार हुआ था और उनको पुलिस विभाग की ओर से उनको कहा गया है, निर्देशित किया गया है कि हर थाने में उनको रजिस्टर मेंटेन करना होगा और जो इनफैक्ट मैंडेटरी जो प्रोसेस होता है आरटीआई का, उसके लिए उसके तहत पूरी रजिस्टर मेंटेन होंगे, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन को रखा जाएगा और निराकरण भी आरटीआई का आवेदन का किया जाएगा। तो ये सब व्यवस्थाएं हमने सुनिश्चित करवाई हैं थानों में। और सूरज गिरी जी, सौरभ सोनी जी नमस्कार, कमल नारायण सिंह जी नमस्कार, जय सिंह लालगांव, धन्यवाद जय सिंह लालगांव, आपको ये जानकारी पसंद आई। नागेंद्र राम जी, लेकिन आप लोग इसको शेयर जरूर करिएगा ताकि बाकी लोगों को, जो लोग इस वक्त नहीं जुड़ पाए लाइव में, वो कम से कम, क्योंकि मेरे तो इतने फॉलोअर्स नहीं है लेकिन आप लोगों के फॉलोअर्स हैं, तो आप लोगों के माध्यम से उनको मालूम पड़ जाए कि ये इन्फॉर्मेशन काम की है और ये इन्फॉर्मेशन जो है इससे हम अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक हो सकते हैं। और देखिए, अपने अधिकारों को लेकर हमें खुद ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, इसके लिए कोई दूसरा आवाज़ नहीं उठाएगा। और इसीलिए मेरा कहना है कि इसमें आप लोगों को खुद इसमें इसको लेकर के सजग रहना होगा। खुशी राम यादव जी, भूपेंद्र केवट जी, नागेंद्र राम जी, खुशी राम यादव जी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैज फाइल्ड 60 आरटीआई इन सेकंड अपील। 60 आरटीआई फाइल कर सकते। देखिए, तो कोई नियम नहीं है कि आप कितनी आरटीआई फाइल कर सकते हैं, कानून में कहीं लिखा नहीं है, बाध्यता नहीं है। लेकिन ये देखना चाहिए कि हम जो आरटीआई फाइल करते हैं वो अगर उसकी जानकारी ऑलरेडी मिल चुकी है तो उसको दोबारा फाइल नहीं करना चाहिए। इसमें आप खुशीराम यादव जी, इसमें स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन या अगर सेंटर का मामला है तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन इसमें एक्शन ले सकता है। जो सूचना आयुक्त है वो उसमें एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, वो उसमें एक्शन ले सकते हैं कि उस आवेदक का क्या करना है, वो खारिज कर देंगे। अगर किसी आवेदक को यही शौक है कि वो एक ही इन्फॉर्मेशन बार बार मांगे और वही इन्फॉर्मेशन जो है वो आप कह रहे हैं कि एक ही इन्फॉर्मेशन रिपीटेड फॉर्म में मांगी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो कुछ दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। और मेरा कहना है कि आवेदक को अगर अपने ही पैसों में आग लगाने का अगर उसको शौक है कि वो हर बार 10 रुपये फाइल करके एक कागज़ लिखेगा और इतनी मेहनत करेगा, वो रिपीटेड फॉर्म में आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो पीआईओ को भी कुछ नहीं करना है, वो भी एक उसी फॉर्म में उसका जवाब दें और उसको जवाब दे करके इनफैक्ट उसी फॉर्म में वो जवाब दे सकते हैं और वो कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन जो है हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो वो भी इन्फॉर्मेशन रिपीटेड फॉर्म में, रिपीटेड रिप्लाई के फॉर्म में आप दे सकते हैं। और या फिर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन उसमें जैसा भी निर्णय ले। गगन अग्रवाल जी, किशन शर्मा जी, पूरन लाल रात्रे जी, गगन अग्रवाल जी का कहना है कि उनके फैसले, उनका एक आरटीआई था उसमें बिना उनको सुने एक पक्षी निर्णय उनके खिलाफ दे दिया और उनको जानकारी नहीं दी गई और लोक सूचना अधिकारी के पक्ष में फैसला दे दिया गया है। गगन जी, मेरा जैसा मैंने आपको बताया कि आप ऐसे मामलों में जहां आप निर्णय से संतुष्ट नहीं है, और कोई भी यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं, अगर आप आरटीआई में आप जानकारी मांगते हैं और अपील में जानकारी आती है, आपको नहीं मिलती है जो आप चाह रहे हैं, सूचना आयोग आपके मन मुताबिक निर्णय नहीं दे रहा है, तो उसके बाद फिर आपका एक ही चारा है कि आप उसमें हाईकोर्ट में उसके उस ऑर्डर के अगेंस्ट जाएं, उसको चैलेंज करें। अमित द्विवेदी जी, नरसिंह राजपुरोहित जी, भूपेंद्र केवट जी, सीएम हेल्पलाइन की शिकायत अपने आप बंद क्यों कर देते हैं? देखिए, सीएम हेल्पलाइन जो भी एक प्रोसेस है, गवर्नमेंट का एक प्रोसेस है,
उसमें आप प्रोसेस में आप पूरी जानकारी आप ले सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी किस आधार पे बंद कर दी गई है। मदन गोपाल तिवारी जी, हंसराज कंडेल जी, संजय सिंह चंदेल, संजय सिंह चंदेल जी कुछ शिकायत कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि हमारे साथ एक बात हुई जिसके लिए कंप्लेंट करने के लिए चौकी गए और साथ में हुआ। माफ़ कीजिएगा मैं पढ़ नहीं पाया, वो यहाँ स्क्रॉल हो रहा है तो बहुत कम मैं ये पढ़ पाता हूँ। किशोर किरवे जी, खुशीराम यादव जी लिख रहे हैं कि फर्स्ट अपील के बाद अगर जानकारी नहीं मिली तो एफआईआर हो सकती है क्या। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि एफआईआर, कुछ लोगों ने की भी एफआईआर, लेकिन मामले कोर्ट में पहुंच गए। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप फर्स्ट अपील के बाद आप सेकंड अपील ही करें। जो एक कानून में एक व्यवस्था है उसको आप फॉलो करें, और क्योंकि इसमें एक अपीलेट व्यवस्था है, एक अपील प्रोसेस है, तो उसको फॉलो करें। बाकी ये एक अपवाद के रूप में कुछ लोगों ने एफआईआर भी दर्ज कराई हुई है। भूपेंद्र केवट जी, तो गुड इवनिंग आप सब लोगों को, और आप लोग सब लोगों से यही गुजारिश है कि इस इन्फॉर्मेशन को शेयर जरूर करिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन एफआईआर से रिलेटेड जो खास बातें हैं जो लोगों के जानने के लिए ज़रूरी है वो लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इसको शेयर जरूर करें, और अभी तत्काल शेयर कर दें, ताकि जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं वो इसको देख पाए। और उसमें हो सकता है कोई नीडी आदमी हो जिसको सही में जानकारी की ज़रूरत हो, पुलिस थाने से रिलेटेड, एफआईआर से रिलेटेड, तो वो सारी जानकारी आप ले सकते हैं। और उसको कैसे लेना है, किन बातों का एफआईआर करते समय ध्यान रखना है, और इन सब बातों की जानकारी जो है यहाँ पर दी है मैंने इस लाइव में। और जो लोग अभी जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि एफआईआर रजिस्टर करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है, खास ध्यान रखना है, वो आप इस लाइव में, आप शुरुआत में मैंने इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसको आप देखिए, ज़रूर देखिए, और लोगों को भी दिखाइए, ताकि लोग अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो सके। उनको मालूम रहना चाहिए कि थाने में उनके क्या अधिकार हैं। थाने में जो अक्सर लोग इस एक पूरा उनका एक चेंज हो जाता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि बाहर तो बहुत वैसे मिलते हैं, जागरूक होकर मिलते हैं कि भाई हमें अपने राइट्स मालूम है, ये सब मालूम है, लेकिन जब भी पुलिस के सामने जाते हैं तो बिल्कुल उनका पूरा डिमीनियर, पूरा एक व्यवहार जो है वो बदल ही जाता है। मुंह में कुछ उनके आवाज़ ही नहीं निकलती है। तो ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी हक में अपने हक के लिए आवाज़ उठानी है, और सही ढंग से सही बात को रखनी होगी। मर्यादा में आपको अपनी बात रखनी होगी, आपको बताना होगा कि ये चीज़ें हैं, और उसमें बाकायदा पुलिस विभाग में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अगर आप शिकायत करेंगे उस अधिकारी के विरुद्ध, लेकिन आप सारी चीज़ें जो दस्तावेज हैं, जो भी शिकायत कर रहे हैं आप उस अधिकारी के विरुद्ध, जिस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध आप शिकायत करना चाहते हैं, वो दस्तावेज आप बिल्कुल अपने बना के रखिए, एविडेंस के तौर पर एक एक दस्तावेज रखिए, ताकि उसमें डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी का मामला वो साबित हो सके। उसमें अनुशासनिक कार्रवाई के लिए जो एक आधार बनता है, जिसकी ज़रूरत होती है, वो सबूत के तौर पे वो साबित हो सके उसके अगेंस्ट। और उसके बाद आप देखिए कि पुलिस विभाग में मतलब अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को अगर आप कंपेयर करें, तो पुलिस विभाग इस मामले में आप मान के चलिए कि पुलिस विभाग में अगर डी होती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, अनुशासनिक कार्रवाई वहाँ पर 98% में हो जाती है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई डी होती है तो आप भूल जाइए, वो मतलब हरी कथा अनंता है, चले ही जा रहा है मामला। उसमें कोई व्यवस्था ही नहीं है कि आप 5 साल डी चल रही है, 10 साल डी चल रही है, रिटायरमेंट तक चल रहा है। तो अजीब व्यवस्था है एडमिनिस्ट्रेशन साइड में। लेकिन पुलिस के इसमें आप देखेंगे तो वहाँ पर अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ डी शुरू होती है तो वो टाइम बाउंड मैनर में भी ख़त्म की जाती है और उसमें कार्रवाई होती है। लेकिन लोग अक्सर घबराते हैं, डरते हैं, लोगों को लगता है कि कहाँ हम इसमें शिकायत करेंगे, दिक्कत होगी। मेरे सामने कई कंप्लेंट ऐसे भी आए कि उन्होंने पुलिस के विभाग दबाव में फिर बाद में अपनी कंप्लेंट भी वापस ले लेते हैं। तो बाकी जो लोग यहाँ जुड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मैं अभी इन सब सवालों का जवाब नहीं दे पाऊँ, क्योंकि आज का ये हम कुछ समय के लिए जुड़े थे और उसमें
लक्ष्मी नारायण बैस जी, संजय सिंह चंदेल जी, आपने सर एक आम आदमी जब पुलिस के सामने जाता है तो ना तो 50% एनर्जी वैसे ही उसकी ख़त्म हो जाती है, अभी मेरे साथ हुआ है, ताज़ा ताज़ा डांट डपट के बैठाया जाता है कि जैसा कि आप कितने बड़े अपराधी हैं। ठीक है संजय जी, ये बात आप सही कह रहे हैं कि ये एक, मेरा कहना है कि देखिए ऐसा है कि आपको अपने लिए खुद अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि अगर इस तरह से डराया धमकाया जा रहा है और ये गलत है, और जो चीज़ है उस फिर आप उसमें उसके अगेंस्ट आप एक्शन इनिशिएट करिए। जो भी अधिकारी बदतमीजी कर रहा है, ये कर रहा है, तो उसकी उसकी कंप्लेंट भी करिए आप उसमें उनके खिलाफ इंक्वायरी भी इनिशिएट करवा सकते हैं, उनके विभाग में भी जाके कंप्लेंट करा सकते हैं, आप मानवाधिकार आयोग में भी कंप्लेंट करा सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि उसमें एविडेंस आपको रखना पड़ेगा, ये आपको, क्योंकि भार आपके ऊपर होगा, क्योंकि आपने दोष लगाया अगर किसी के ऊपर कि इन्होंने ये सब चीज़ किया है, तो उसका कुछ एविडेंस आपके सामने होना चाहिए, तो इसका खास ख्याल रखें। विजय सिंह जी, अतुल रक्षा मारक जी, धन्यवाद अतुल जी, आपको ये प्रोग्राम, आपको ये लाइव सेशन पसंद आया। और ये लाइव में इसलिए होता हूँ ताकि आप लोग जितने मेरे साथी हैं यहाँ पर, क्योंकि एक फेसबुक हम लोगों का एक परिवार जैसा बनते जा रहा है, और आप लोगों से मैं जब भी रूबरू होता हूँ तो मुझे तो कुछ नाम इसमें यहाँ पर दिखते हैं, रेगुलर दिखते हैं, तो मैं जान गया हूँ कि आप लोग हैं यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि मैं अपने लोगों से बात कर रहा हूँ, परिवार के लोगों से बात कर रहा हूँ, और जिनको मुझे बताना जरूरी है कि भाई ये आपके राइट्स हैं, ये आपके अधिकार हैं, आप इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इस पेज को जो आप लोग देख रहे हैं, तो उसको जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया वो फॉलो भी करें, और ताकि हम लोग एक कांस्टेंट टच में रहे, एक संपर्क बना रहे, संवाद बना रहे, और संवाद होना बहुत जरूरी है। अटल मिश्रा जी कह रहे हैं कि सर आपका नाम बता देता हूं तो मेरा सब काम हो जाता है। मेरा नाम इतना खतरनाक नहीं है, नाम तो बहुत ठीक ठाक है, राहुल सिंह नाम है, राहुल संस्कृतायन जी जो हैं उनके नाम पर रखा गया है, तो इतना भी डरावना नाम नहीं है। गणेश प्रसाद परदी जी, बालाघाट जिले में आरटीआई में एसपी कार्यालय तथा पुलिस थाने में एफआईआर की कॉपी आवक जावक पंजी आरटीआई में दी जा रही है। बिल्कुल आप एफआईआर में ले सकते हैं। आपको मैंने जैसा बताया कि आप सीआरपीसी की सेक्शन 154 पढ़िए। सेक्शन 154 सीआरपीसी में जो सब सेक्शन 1 है उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एफआईआर की कॉपी आपको पढ़ने के अलावा, वो पढ़ के सुनाएंगे भी थाने वाले, इसके अलावा वो आपको उसकी कॉपी भी देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट एफआईआर की कॉपी देने के आदेश हैं, तो आपको ये मिलना चाहिए। और अगर किसी को एफआईआर की कॉपी नहीं मिलती है किसी शिकायतकर्ता को, तो ये उसके अधिकारों का हनन है, उस अधिकारी ने गलत काम किया, उस अधिकारी के विरुद्ध एक्शन के लिए आप शिकायत कर सकते हैं। भूपेन केवट जी, मैं आरटीआई के अलावा मैं सोच रहा हूँ कि कुछ और भी जो बातें हैं वो भी बात करूँ, ताकि, क्योंकि सबका देखिए, सबका आप लोगों का भी अपना एक ज्ञान का एक स्तर होता है, मेरे भी ज्ञान का स्तर है, और मुझे लगता है कुछ लोग मुझे यहाँ पे, कई लोग मुझे खुद बताते भी यहाँ पर कि यहाँ पर इसमें ऐसा नहीं ऐसा हुआ है, इसमें ऐसा नहीं ऐसा हुआ है, तो एक जानकारी शेयर करने का एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनता है। तो सिर्फ आरटीआई के बारे में नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि जैसे आज मैंने पुलिस विभाग की जो जानकारी दी कि सीआरपीसी में किस तरह से एफआईआर कितनी तरह की होती है, तो 2 तरह की कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी दी, उसमें क्या आपके राइट्स हैं, किस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है वो किस तरह से आपके हक में, तो ये सब जानकारियां जो हैं वो भी आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा आपको लगता है कि कुछ चीज़ों के बारे में जहां आपकी जानकारी है तो वहां हम लोग साथ में मिलकर यहाँ पे बात कर सकते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। और इनफैक्ट आप लोगों की वजह से ही जो हम यहाँ पर या तो निर्णय लेते हैं, आरटीआई आवेदन के अपील प्रकरण का निर्णय लेते हैं,
या फिर हम इसमें कोई कार्रवाई करते हैं या फिर कोई जानकारी देते हैं अवेयरनेस के लिए, तो मेरा कहना है कि आप सब लोगों की वजह से ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाती है। अटल मिश्रा जी क्लैरिफाई कर रहे हैं कि आपकी कार्रवाई से सभी अधिकारियों को अवगत कराता रहता हूं और देखकर अधिकारी काम करने लगते हैं और सर बोलते हैं कि अपील नहीं करना, तुमको जो जानकारी लेना है ले लेना। चलिए, अच्छी बात है कि अगर अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होकर के काम कर रहे हैं और आरटीआई के तहत आपके प्रकरण का निराकरण हो रहा है, आपको जानकारी मिल पा रही है और मेरी वजह से हो पा रहा है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप लोगों, लेकिन असली ताकत आप लोग हैं। आप लोगों की वजह से ही बाकी लोगों को अवेयरनेस उनके बीच में जाती है, उनको मालूम पड़ता है कि भाई ये कानून है, ये नियम है और इसमें उल्लंघन होने पर यह कार्रवाई हो सकती है। तो इसीलिए आप लोगों का योगदान इसमें काफ़ी बड़ा योगदान है। नरसिंह राजपुरोहित जी लिख रहे हैं कि जन सुनवाई के दौरान किसी आरटीआई कार्यकर्ता पे बदले की भावना से मुकदमा अधिकारी कर सकते हैं क्या? देखिए, जो भी कार्रवाई होती है वो तो नियम अनुसार ही हो सकती है, वो तो मतलब इन्हें पुलिस विभाग में कंप्लेंट आएगी उसके बाद ही हो सकती है। तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि बदले की भावना कोई आधार नहीं हो सकता है, वो कोई एफआईआर का आधार थोड़ी ना हो सकता है। वो एक उसको क्या कहेंगे, बदले की भावना जो है उस वजह से हो सकता है कि कोई कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कार्रवाई का जो आधार होगा वो तो कानून सम्मति हो सकता है। कानून में अगर किसी ने कोई अपराध किया होगा तो उसी आधार पर एफआईआर हो सकती है। ये थोड़ी ना एफआईआर होगी कि इन्होंने ऐसा किया था इसीलिए इनके खिलाफ ये कार्रवाई कर दी जाए। कानून का वॉलेशन होगा तो एफआईआर होगी, वॉलेशन नहीं हुआ है तो एफआईआर गलत है, इलीगल है। प्रेमचंद शर्मा जी, मेरा एक नंबर है, एक जीआरडी नंबर है, देखिए उस पर हमारी लीगल टीम रहती है, वो मेरे से आपकी बात भी करा देंगे, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। कल आप उसमें ऑफिस आवर में आप मुझे कॉल कर लें 9425014008। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 9425014008। तो सोहन सिंह चौहान जी भी जुड़ गए। तो ठीक है, इसमें मैं अब इस लाइव को यहीं विराम दे रहा हूं क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से जुड़े हुए थे और आप मुझे टाइम भी बता दीजिए अगर किसी को कौन सा सही टाइम रहता है आप लोगों से जुड़ने का, तो उस टाइम में लाइव करूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख पाएँ ताकि आप लोग भी बिज़ी ना रहें उस समय। तो कोई अगर सही टाइम हो, क्योंकि मेरा ये जो फेसबुक लाइव के बारे में ज्ञान उतना ज़्यादा नहीं है जिस तरह का होना चाहिए, तो टेक्निकल चीज़ों में मैं थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, इसीलिए आप लोगों से ही राय ले लेता हूँ कि आप लोग अगर बता दें कि ये सही टाइम रहता है या फिर रात के समय करूँ या मॉर्निंग के टाइम करूँ लाइव, तो उसमें आप लोग बता दें। जैसा 8 PM लक्ष्मी नारायण जी बेस कह रहे हैं 8 बजे और सुमित यादव जी कह रहे हैं 7 बजे। ठीक है लक्ष्मी नारायण जी, मुझे लगता है कि सब लोग फ्री हो जाते होंगे 8 बजे 7 बजे जो है एक सही टाइम रहता होगा। तो आगे से मैं कोशिश करूँगा कि इसी टाइम पर मैं करूँ। SK अबरार जो हैं वो कह रहे हैं 9 बजे, तो मैं बीच का कोई रास्ता निकालूंगा कि थोड़ा सा इधर ना कुछ 9 बजे भी कह रहे हैं, कुछ 8 बजे कह रहे हैं, कुछ 7 बजे कह रहे हैं, तो मैं बीच का कोई रास्ता निकालता हूँ ताकि आप लोगों से उस समय जुड़ूँ जब आप सब लोग अवेलेबल हों। भूपेन केवट जी भी कह रहे हैं कि 8 बजे, तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं और कुछ और अच्छी रोचक जानकारी जो कि आपके बहुत काम की होंगी वो जानकारी मैं लेकर आऊँगा ताकि आप लोगों को मालूम हो कि किस तरह से आपके पास जब जानकारी होगी तो आप अपने आप देखिएगा कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जहाँ भी खड़े होंगे, जब भी लोगों से बात करेंगे, अथॉरिटी से बात करेंगे, अपने आप आपकी व्यवस्था बनती जाएगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन होना ही पावर है। आप समझ लीजिए, इन्फॉर्मेशन होना ही पावर है। और अभी तक एक साजिश के तहत मैं कहूँगा कि अगर किसी को अगर अनइन्फॉर्म्ड रखा जाता है तो वो एक साजिश समझ लीजिए, एक षड्यंत्र समझ लीजिए, अपने आपके विरुद्ध षड्यंत्र है कि
कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाए, वो एक षड्यंत्र है। क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास आएगी, आप जागरूक बनेंगे, आप जागरूक बनेंगे, आप सवाल पूछेंगे, आप सवाल पूछेंगे तो प्रशासन के लिए दिक्कत होगी, शासन के लिए दिक्कत होगी। इसीलिए आप इन्फॉर्म्ड बनिए, इन्फॉर्मेशन, हर इन्फॉर्मेशन अपने पास रखिए और इन्फॉर्मेशन ठोक बजा के रखिए। ये नहीं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आजकल ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, जो भी व्हाट्सएप पर आ रहा है उसको ग्रहण कर लिया, वो नहीं। जो इन्फॉर्मेशन आती है ठोक बजा के रखिए और सटीक इन्फॉर्मेशन रखिए अपने पास और इन्फॉर्म्ड रहिए। लोगों से सवाल पूछिए, अधिकारियों से सवाल पूछिए, व्यवस्था के खिलाफ सवाल करिए कुछ गलत दिखता है तो, और उस सवाल में आप पूछिए उनसे कि ये कैसे हुआ और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करवाइए प्रशासन की। तो इन सब चीज़ों को लेकर जब आप मुखर होंगे, आप जब बोलने लगेंगे तो आप देखेंगे, जैसा मैंने कहा कि आपके आसपास की व्यवस्थाएं अपने आप बदलती जाएंगी और आप समाज में एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका में आ जाएंगे जहां आपको लगेगा कि हाँ, मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं, मैंने कुछ किया है समाज के लिए और कुछ मैंने एक ऐसी मिसाल रखी है ताकि मेरे आसपास कुछ नहीं तो कुछ लोगों को जानकारी मिले। कम से कम एक ऐसी व्यवस्था बनाइए कि आप अगर किसी का कुछ भला नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप जानकारी भी दे रहे हैं लोगों को कुछ, तो उससे भी लोगों का भला होगा। तो कम से कम आप अपनी भूमिका को उस रूप में कुछ आप उसका निर्धारण करिए ताकि लोगों का कल्याण हो और लोगों की मदद हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। जय सिंह लालगांव जी और जितने लोगों ने इसको शेयर किया है, मेरा दिल से उनको आभार, दिल से उनको धन्यवाद कि आपने इस लाइव को आपने शेयर किया है। मैं देख रहा हूँ जय सिंह लालगांव ने शेयर किया है, वो उनके इस पर आ भी रहा है। तो थैंक्स अलॉट जय सिंह जी शेयर करने के लिए। और सुमित यादव जी, बोल रहे हैं लास्ट जानकारी, सुमित यादव जी 18(1) में बिना अपील किए आयोग में शिकायत कर सकते हैं क्या? ये एक लंबा मुद्दा है सुमित यादव जी। 18 को लेकर के बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है। इसके बारे में मैं एक दिन विस्तार से बात करूंगा जब हम लोग बैठेंगे फिर से। और आज तो मैं बिना चाय वाय के बैठ गया हूँ, कुछ लिया भी नहीं मैंने। तो इनफैक्ट ऑफिस से आया और ऑफिस से आने के बाद आयोग में था, मैं आयोग में सुनवाई कुछ आज थी नहीं, ऑर्डर्स देख रहा था, ऑर्डर्स जो थे वो देखा। उसके बाद वहाँ पर कुछ वो एक आपने देखा होगा, एक गांव से एक कोई व्यक्ति मुझसे मिलने आए हैं, किसान हैं। आज मैंने फेसबुक पर उनसे चर्चा भी की तो गांव के हाल समझने के लिए। तो फिर वहाँ से सीधे मैं आ गया, मैं यहाँ पर सीधे आकर के ये एफआईआर को लेकर के कई लोगों ने मुझे बोला कि ये थाने में बड़ी दिक्कत होती है साहब, थाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, अधिकारी जो हैं कुछ समझते नहीं है, भगा देते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो कैसे व्यवस्था हो, कैसे उसमें करना चाहिए। तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे इसमें लाइव करके लोगों को ये जानकारी देनी चाहिए कि उसमें क्या अधिकार हैं और क्या उसमें आगे वो कर सकते हैं, किस तरह से। अगर एफआईआर रजिस्टर्ड हो ना तो वो सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाके 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट उसमें ऑर्डर कर सकता है, एफआईआर रजिस्टर्ड करने के आदेश दे सकता है। तो ये व्यवस्था थी और इसी जानकारी को लेकर के मैं आया था। और हम लोग दोबारा फिर मिलेंगे और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे जुड़ने के लिए। सोहन सिंह चौहान जी, मैं आपका दोबारा लूँगा, मैं जब वापस मिलेंगे तो हम लोग फिर कुछ सवाल बात के लिए भी रखना चाहिए और हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। इनफैक्ट जल्दी मिलेंगे। और मुझे लग रहा है कि हम लोग बहुत गैप हो जाता है, वो गैप हमें कम करना है। इसीलिए मैं शॉर्ट ड्यूरेशन रहूं, लेकिन गैप नहीं होना चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन पे हम लोग बातचीत करते रहें, तो वैसा कुछ व्यवस्था रखेंगे और जल्द से जल्द हम लोग फिर दोबारा मिलते हैं। और आप लोग इसको शेयर जरूर करिए और जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि फॉलो करिए, ताकि आपको जब नोटिफिकेशन जब भी लाइव करें इसमें और इस तरह की जो भी आपके काम की जो जानकारी है वो आपको मिल सके। उसमें आपको जब भी ये जानकारी मिले तो आपको तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग कनेक्ट हो पाएँ हमसे। तो धन्यवाद आप सब लोगों का जुड़ने के लिए यहाँ पर। सप्ताह में एक दिन, अमित द्विवेदी जी बोल रहे हैं, सप्ताह में एक दिन, 3-4 दिन नहीं चलेगा अमित जी? एसके अब्रार जी महाराष्ट्र से हैं।
एस के अब्रार जी, हम लोग फिर दोबारा मिलेंगे तो हम तफसील से बातचीत करेंगे आराम से। रोहित राजपूत जी आईटी डिपार्टमेंट में हैं दिल्ली में। जॉब यहाँ पे रोहित जी मेरे पास कोई जॉब की व्यवस्था नहीं है, दिल्ली में कोई ऑफिस। चलिए लक्ष्मी नारायण बैस जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।